बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास आज 11:30 बजे तलब कर लिया है। इजलास में साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत और जजेस के खिलाफ जेर इल्तवा शिकायत पर गौर किया जाएगा। जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में होगा। जराए का कहना है इजलास में काउंसिल में जजेस के खिलाफ जेर इल्तवा शिकायत पर गौर किया जाएगा। जुडिशल काउंसिल में इस वक्त 2 जजेस से जायद शिकायत ज़ेर इल्तवा है। जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान का कहना है इवेंट में पाकिस्तान टीम बाउंस बैक कर सकती है। माजी में टीम कई बार ऐसी सूरत हाल से गुजर चुकी है। चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शादाब खान ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में तीनों शोबों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। देखिए, तनकीद तो जो हो रही है वो वैलिड है, क्योंकि रिसेंटली मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो तो वैलिड है वो। लेकिन बिल्कुल इतने बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं हो रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा दिन एक जैसे रहते हैं। अप्स एंड डाउन क्रिकेट में लगा रहता है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हमारे जितने भी बॉलर्स हैं वो अच्छे रिदम में लग रहे हैं। पैचेस में उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है। मेरे से उस तरह बॉलिंग नहीं हो रही, लेकिन जितने बाकी बॉलर्स हैं वो पैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और उम्मीद है, क्योंकि मैंने आपको वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले भी ये बोला था कि जिस टीम की बॉलिंग फॉर्म अच्छी होगी वो टीम आपको टॉप में नज़र आएगी। तो वो चीज़ें शो हो रही हैं अभी तक, क्योंकि ऐसी पिचेस पे जहाँ रन ज़्यादा होते हैं वहाँ आपको बॉलिंग टूर्नामेंट जिताती है। तो हमें तीनों शोबों में काम करना है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की हमारी बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया अभी तक वर्ल्ड कप में। तो एज ए बॉलिंग यूनिट हमें उठना पड़ेगा और अपनी टीम को जिताना पड़ेगा। जब हारते हैं तो काफ़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी लगती हैं कि वो बहुत बड़ी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये कोई एक्सक्यूज़ है या कुछ। मुझे लगता है कि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, बीमार होना। हम बचपन से ऐसे मैचेस भी खेले हैं जिसमें बुखार ज़्यादा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक्सक्यूज़ है। हम एज ए टीम इतना अच्छा नहीं खेले, जो कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। PIA का ऑपरेशन मजीद महदूद हो गया। आज की 58 मकामी और बैनुल अक़वामी परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। 11 दिन में PIA की मनसूख परवाज़ों की तादाद 537 हो गई है। मनसूख शेड्यूल में कराची आने जाने की 22 परवाज़ें शामिल हैं। कराची इस्लामाबाद की तमाम 7 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। कराची लाहौर की 4 परवाज़ें भी मनसूख की गई हैं। मौशी तवानाई के बहरान की वजह से पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में रवां साल फ़ज़ा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कम तरीन सतह पर आ गया है। माहिरीन के मुताबिक रवां साल गुज़श्ता सालों के मुकाबले में पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी की सतह कम रहने की उम्मीद है। तवानाई और फ़िज़ाई मयार पर तहक़ीक़ करने वाले इदारे की तहक़ीक़ के मुताबिक मुल्क में तवानाई की बुलंद अफरात ज़र और माशी सुस्त रवी की वजह से रवां साल ख़तरनाक गैसेस के अखराज में बड़ी कमी आई है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रवां साल की रिपोर्ट में बताया गया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अखराज पेट्रोलियम, कोयला और गैस जैसे फॉसिल्स फ्यूल के जलने से होता है। कोरोना वबा में लॉकडाउन के दौरान भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सतह में कमी देखी गई थी। कराची में पेट्रोल और डीजल की फरोख्त में जनवरी से अगस्त के दौरान साल बसाल 24% कमी हुई है। 2022 में कराची में पेट्रोल और डीजल की फरोख्त 10,42,970 टन थी। 2023 में ये फरोख्त कम होकर 8,41,221 टन हो गई। इस अरसे में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अखराज में 20% कमी हुई। कराची में रवां साल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सतह में 18% कमी हुई। लाहौर में 20%, इस्लामाबाद में 14%, पेशावर में 5% कमी हुई। रवां साल सालाना औसत फिजाई आलूदगी की सतह पिछले 2 सालों के मुकाबले में कम रहने का इम्कान है। लाहौर और पेशावर में मौसमियाती तग़य्युरात के बावजूद मौसम सरमा की स्मॉग भी निस्बतन कम शिद्दत की होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में माशी सरगर्मियाँ फॉसिल फ्यूल के साथ जुड़ी हुई हैं।
फ़िज़ाई आलूदगी और तवानाई की अफरात-ए-ज़र को कम करने के लिए फॉसिल्स फ्यूल पर इन्हिसार कम करना होगा। उन्नीबाज ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। बलूचिस्तान के इलाकों नसीराबाद, झलमक्सी, कच्ची, लहड़ी और सोहबतपुर में सैलाब की तबाहकारियों को 1.5 साल गुजरने के बावजूद मुतासरीन की दाद रसी ना हो सकी। अब सर्द हवाओं ने बेघर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। तफसील बताएंगे आबिद बलोच। जी, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, कच्ची, सोबतपुर और डेरा बुगटी में सैलाब की तबाहकारियों को 1.5 साल गुजर गए। मौसम बदले मगर बदले नहीं तो इन सैलाब मुतासरीन के हालात नहीं बदले। हुकूमत और मुख्तलिफ NGOs की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया, मगर ताहाल बेघर सैलाब मुतासरीन अपने घरों को आबाद नहीं हो सके हैं और सर्द इलाकों से आने वाली सर्द हवाओं ने इन बेघर सैलाब मुतासरीन की मसाइब में मजीद इजाफा कर दिया है। इस मौके पर कमिश्नर नसीराबाद डिवीज़न का कहना है कि आने वाली नई हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ फराम करेगी। जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े टीचिंग अस्पताल बहावल विक्टोरिया अस्पताल में अद्वियात तो पहले ही नहीं थी, अब तो शुगर के मरीजों के लिए दी जाने वाली इंसुलिन भी नापैद हो चुकी है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, मैं इस वक्त जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े टीचिंग हॉस्पिटल यानी बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल के आउटडोर वार्ड में मौजूद हूँ। BVH में पहले तो आम दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, अब जो शुगर के मरीज़ हैं ख़ुसूसन बुज़ुर्ग और बच्चे वो परेशान हैं कि उनको इंसुलिन जो है गुज़श्ता 1 हफ़्ते से नहीं मिल रही। हॉस्पिटल के आदाद व शुमार के मुताबिक बहावल विक्टोरिया अस्पताल के आउटडोर में 9000 से ज़ायद मरीज़ जो है वो इंसुलिन के लिए रजिस्टर्ड हैं और डेली 300 से 350 मरीज़ों को, जिनमें बुज़ुर्ग शहरी ज़्यादा हैं, उनको इंसुलिन दी जाती थी। बहावलपुर के शहरियों का और ख़ुसूसन शुगर के मरीज़ों का निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि वो बहावलपुर भी आके बहावल विक्टोरिया अस्पताल में भी दौरा करें, यहाँ के हालात देखें और ये मालूम करें कि यहाँ पर मेडिसिन जो है वो क्यों नहीं दी जा रही। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। मेगा इवेंट में चौथी शिकस्त के बाद इंग्लिश टीम का फाइनल 4 में पहुंचने का सफर मजीद मुश्किल हो गया है। श्रीलंकन टीम 5वीं पोजीशन पर पहुंच गई। बेंगलुरु में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की। ओपनर डेविड मलान और जॉनी बेयरस्टो के दरमियान 45 रन की शराकत हुई, जो इनिंग की सबसे बड़ी पार्टनरशिप साबित हुई। डेविड मलान 28 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद विकेटें गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 156 रन पर 10वीं विकेट के गिरने पर ही जाकर थमा। इस दौरान जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, कप्तान जोस बटलर, लिविंगस्टन और मोइन अली भी ज्यादा देर न ठहर सके। एन स्टोक्स 43 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। लाहिरो कुमारा ने 3, एंड्रू मैथ्यूज और कासून रजीता ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाबी इनिंग में श्रीलंकन टीम भी सिर्फ 23 रन पर 2 विकेटों से महरूम हो गई, मगर तीसरी विकेट की शराकत में प्रथम निशानका और सदीरा समारा विक्रमा उम्दा बैटिंग से टीम को विनिंग ट्रैक पर लाने में कामयाब हो गए। श्रीलंकन टीम ने हदफ 26वें ओवर में हासिल कर लिया। निशान का 77, जबकि समारा विक्रमा 65 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। इवेंट में श्रीलंका की दूसरी कामयाबी थी, जबकि दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को चौथी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज विमेन ए ने पाकिस्तान विमेन ए को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी है। दोनों टीमों के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान वुमेन ए ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए। सिद्रा नवाज ने 50 और शवाल जुल्फिकार ने 32 रन स्कोर किए। अश्मिनी मोनिसार ने 3 और कियाना जोसेफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। वेस्ट इंडीज वुमेन ए ने आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान राशिदा विलियम्स ने 71 और शबीका ने 25 रन स्कोर किए। पाकिस्तान वुमेन ए की जानिब से अनूशा नासिर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। वेस्ट इंडीज वुमेन ए की राशिदा विलियम्स प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। DIG CTT खैबर पख्तूनख्वा इमरान शाहिद ने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में ख़वातीन के नाम पर मोबाइल सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। देही इलाकों की सादा लोग ख़वातीन से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दीगर प्रोग्राम्स के तहत अंगूठे लगवाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला से दहशतगर्दी के वाक़यात पर मुस्बत असर पड़ेगा। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक।
इस वक्त मैं DIG CTT इमरान शाहिद साहब के साथ मौजूद हूँ और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतल्लिक़ इनसे बात करेंगे। सर, बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी के ज़्यादातर वाक़यात में ख़वातीन के नाम पे सिम जो है वो यूज़ की जाती है, इसकी तरह तफसील बताइए। तहकीकात की रोशनी में ये चीज़ सामने आई है कि जो पाकिस्तानी नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं दहशतगर्दी में और ख़ास तौर पे एक्सटॉर्शन की कॉल में, वो ख़वातीन के नाम पे इशू कराए जाते हैं और अक्सर ऐसी ख़वातीन जो कि पंजाब या सिंध के देही इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं और तालीम याफ्ता नहीं होती और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इस तरह के और जो पब्लिक आउटरीच गवर्नमेंट के इनिशिएटिव होते हैं जिसमें आवाम को किसी किस्म की इमदाद या कोई सपोर्ट दी जा रही होती तो उसमें उनके अंगूठे के निशान लगवा के और फिर से में इशू कराने का इंकशाफ हुआ है। 1 अक्टूबर से गैर कानूनी मुकीम जो महाजरीन हैं उनको वापस अपने वतन भेजा जाएगा, तो क्या समझते हैं आप, इसके बाद क्या दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आ सकती है? क्रॉस द बॉर्डर जितने भी लोग बैठे हुए हैं दहशतगर्दी में जिनका कोई अमल दखल है, जो दहशतगर्द ग्रुपों से ताल्लुक़ रखते हैं और एक्सटॉर्शन के लिए कुछ काम कर रहे हैं या कालें कर रहे हैं, वो सारे के सारे अफ़गानी हैं और इन ग्रुपों में ज़्यादा तादाद इन्हीं की है। और जब इनकी यहाँ पे बेसिस ख़त्म हो जाएंगी तो यकीनन उसका एक मुस्बत असर पड़ेगा दहशतगर्दी के वाक़यात पे। आगे बढ़े खबर दें, गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 400 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। 20 रोज़ से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7,000 से ज़्यादा हो गई है। शहदा में 3,000 से ज़्यादा बच्चे और 1,700 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। हमास के तर्जुमान का कहना है इसराइली बमबारी में अब तक 50 यरगमाली भी हलाक हो चुके हैं। इसराइली बमबारों से तबाही पर फ़लस्तीनी हुकूमत का कहना है कि गजा में 50% रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। इसराइली फ़ौज ने सबसे ज़्यादा तबाहकुन हमले गजा के इलाके खान यूनिस में किए, जहां एक इमारत तबाह किए जाने से खवातीन और बच्चों समेत 18 अफराद शहीद हुए और अल अस्तल फैमिली के घर पर हमले में 13 अफराद जाँ बहक हुए। खान यूनिस ही में सतरी फैमिली के 3 अफराद को भी निशाना बनाया गया। अल जैतून इलाके में नदीम फैमिली के घर पर बमबारी की गई जिससे 10 अफराद शहीद हुए। कमाल अस्पताल के करीब वाक़ अल रिजवान टावर को भी तबाह कर दिया गया जिसमें बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। नौसायरत कैंप पर फिर बमबारी की गई जिससे 8 अफराद शहीद हुए। रफा में इमारत पर तैयारों ने बम गिराए जिससे 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। वस्ती गजा में 2 घरों पर भी तैयारों से मिसाइल हमले किए गए जिनमें बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। मगरबी किनारे के इलाके जैतून में तैयारों की बमबारी से 5 अफराद शहीद हुए। 20 रोज़ से जारी बमबारी के नतीजे में तबाहकुन मकानात के मलबे में 2000 अफराद दबे होने का खदशा है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने तमाम शहदा की शनाख्त पर मबनी 212 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ जारी कर दी हैं जिसमें 73 हेल्थ केयर वर्कर्स भी शामिल हैं। इसराइल ने 24 अक्टूबर को खाने पीने की अशिया के 8 ट्रकों को रफा क्रॉसिंग से फ़लस्तीन में दाखिले की इजाज़त दी थी जिसके बाद कोई ट्रक दाखिल होने नहीं दिया गया। बिजली और तिबी सामान न होने के सबब 34% अस्पताल बंद करना पड़ गए हैं। बरतानवी तंजीम ऑक्सफेम का कहना है कि इसराइल गजा का मुहासरा जारी रखकर भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में कोई मकाम भी महफूज नहीं है। हिज़्बुल्लाह ने वाज़ेह किया कि दुनिया के तमाम लड़ाका बहरी बेड़े भी आ जाएं तो हिज़्बुल्लाह को हमास की हिमायत से दस्तबरदार नहीं करा सकते। लेबनानी मीडिया का दावा है कि 20 रोज़ के दौरान इसराइल लेबनान सरहद पर इसराइल के 17 फौजियों को हलाक किया गया और इसराइली मीडिया ने तस्दीक की है कि 7 अक्टूबर से जारी ऑपरेशन अल-अक्सा तूफ़ान में उसके 309 फौजी हलाक हो चुके हैं जबकि 224 अफराद ताहाल यरगमाल हैं। हमास ने जुमेरात को भी इसराइल के शहर तल अबीब समेत मुख्तलिफ मकामात को रॉकेटों से निशाना बनाया। हमास और हिज़्बुल्लाह के हमलों के सबब 1.25 लाख से ज़ायद इसराइली आबादकार शिमाल से जनूब मुंतकिल होना पड़े हैं। न्यूयॉर्क में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास अब तक गजा में इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए कोई ठोस इक़दाम करने में नाकाम है। इजलास से खिताब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में नस्ल कुशी जारी रही तो अमरीका भी इस आग से नहीं बच पाएगा। हमास इसराइली कैदियों को रिहा करके ईरान के हवाले करने पर तैयार है। इसराइली मंदूब ने कहा कि हमास को सफ़ाए हस्ती से मिटाना चाहते हैं।
चीनी वजीर खारजा वांग यी की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई। चीनी वजीर खारजा तामीरी बातचीत से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरुमीद हैं। वांग यी का कहना था कि चीन गलत फहमी को कम करना चाहता है। चीनी वजीर खारजा की सदर शी जिनपिंग के मुमकिना दौरा अमरीका की तैयारियों के लिए वाशिंगटन के दौरे पर हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने चीनी हम मनसब को सैन फ्रांसिस्को में एपिक सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मदऊ कर रखा है। चीनी वजीर खारजा कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान से भी मिलेंगे।